हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आप लोग का पेपर है 22 मई को एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का। नाउ उस एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज काफी हाई है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। उसमें से एक सब्जेक्ट है हमारा कौन सा, सर्वेइंग। नाउ आज करने क्या वाले हैं इस पूरे वीडियो के दौरान, आज इस पूरे वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं इस बार एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में। तो हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आए एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। नाउ इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, साथ में उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा हर क्वेश्चन का, और साथ में उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन पे लग रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ डी व्हेन बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। यानी क्या मांग रहा है कि अगर हमारा बेस हमें पता है ऑब्जेक्ट का, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी बताइए। डायग्राम देखते हैं इसका, आइए। बेटा इस क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज अवर ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h देके रखी है हमको, ये एंगल अल्फा देके रखा है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेस एक्सेसिबल है। इसका मतलब क्या है, हम ये d फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो d हमें यहां तक फाइंड करना है अप टू ऑब्जेक्ट तक। नाउ अगर हम यहां पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी लगाते हैं तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बेटा हमारा, tan अल्फा will be equals to what, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा h, और बेस कितना हो जाएगा d। नाउ अगर हम लोग यहां से d की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी बेटा, h अपॉन tan अल्फा। नाउ हमसे मांगा गया था क्वेश्चन में, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द वैल्यू ऑफ d। नाउ h अपॉन tan अल्फा कहां दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नाउ s क्या है यहाँ पे, s स्टाफ इंटरसेप्ट बोलना चाहता है वो। ठीक है, बट यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट के लिए कोई कंडीशन दी नहीं गई है, इसीलिए सिंपल सा हमने ऑब्जेक्ट माना जिसकी हाइट h थी और उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है बेटा इन विच डायरेक्शन लैटिट्यूड ऑफ लाइन इज नेगेटिव। यानी लैटिट्यूड कहां पे नेगेटिव होता है। अब सबसे पहले तो समझ में आए सर लैटिट्यूड और डिपार्चर होता क्या है। देखिएगा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। मान लीजिए ये हमारा एक्सेस है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसको एक्स एक्सिस बोला थोड़ी देर के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं लेट इट बी वाई एक्सिस। हमारे पास एक सर्वे लाइन है हमारी, दिस वन इज अवर सर्वे लाइन। ओके, और इसका जो बियरिंग है वो है हमारे पास थीटा, लेट इट बी थीटा। अब हमें इसका प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा, तो प्रोजेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहां पे रखेंगे एक टॉर्च, और टॉर्च से एक लाइट डालेंगे यहाँ पे। जैसे हमने टॉर्च से एक लाइट डाली, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे बनेगा, और कितना बन जाएगा बेटा, वो बनेगा हमारा दिस वन। और ये कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ L अगर होती और ये बेयरिंग थीटा होता तो कितना बनता, L cos थीटा। नाउ अगर इसी वाले सर्वे लाइन का हम लोग प्रोजेक्शन डालें x एक्सिस पर, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से रखना पड़ेगा टॉर्च और यहां से लाइट डालनी पड़ेगी। जैसे यहां से लाइट डाली तो प्रोजेक्शन कहां आएगा, x एक्सिस पे आएगा, यहां कहीं पे, और ये कितना हो जाएगा, अगर ये L cos थीटा तो कितना हो जाएगा बेटा, L sin थीटा। नाउ जो प्रोजेक्शन हमने वर्टिकल एक्सिस पे डाला है इसे कहते हैं हम लोग क्या, लैटिट्यूड, और जो प्रोजेक्शन हम लोग ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डाला है दैट इज कॉल्ड एज डिपार्चर। तो ये तो बात हो गई सर लैटिट्यूड मतलब जो वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा सर्वे लाइन का, विच विल बी इक्वल्स टू L cos थीटा, तो ये हमारा लैटिट्यूड हो जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा प्रोजेक्शन किसका, सर्वे लाइन का, दैट इज L sin थीटा, वो क्या हो जाएगा सर, डिपार्चर हो जाएगा। पर सर नेगेटिव पॉजिटिव तो अभी भी समझ में नहीं आया, आओ समझते हैं। देखिए बेटा मैंने आपके लिए फिर से एक क्वाड्रेंट बनाया है जहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क किया है मैंने। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई सर्वे लाइन इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो ये इसका थीटा बना। अब अगर ये थीटा बनता है तो यहाँ पे लैटिट्यूड कैसा आ जाएगा, अगर इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं 0 0 का, तो यहाँ पे लैटिट्यूड कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ आ रहा है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड कैसा हो गया बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली इस लाइन का डिपार्चर कहाँ आएगा, हमारे ओरिजिन से टुवर्ड्स ईस्ट, तो कैसा हो जाएगा डिपार्चर भी पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। नाउ अगर कोई सर्वे लाइन हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में होती जिसका थीटा ये बनता, ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसका थीटा अगर ये बन रहा है
तो अब मुझे बताइए अगर इसका थीटा ये बन रहा है तो इस बार लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, इस बार लैटिट्यूड होगा ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन से नीचे मतलब क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड विल बी व्हाट, नेगेटिव। और डिपार्चर, डिपार्चर तो आज भी कैसे बनेगा, ओरिजिन से ईस्टवर्ड की तरफ बनेगा, तो डिपार्चर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा यहां पे, तो डिपार्चर पॉजिटिव। नाउ बाकी दो केसेस भी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर कोई सर्वे लाइन यहां लाई करे जिसका थीटा यहां बन रहा हो तो इसके लिए लैटिट्यूड कैसा हो जाएगा, तो इसके लैटिट्यूड कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा होगा, और डिपार्चर कैसा हो जाएगा, अगेन नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन से वेस्टवर्ड तरफ में जा रहा होगा। तो यहां पे लैटिट्यूड भी नेगेटिव और डिपार्चर भी नेगेटिव। सिमिलरली अगर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोई लाइन यहां लाई कर रही होती, इसका थीटा यहां से बन रहा होता, तो अगेन लैटिट्यूड कैसा हो जाता, पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाता, और डिपार्चर कैसा हो जाता बेटा, डिपार्चर विल बी नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन से वेस्टवर्ड तरफ में आता, तो डिपार्चर कैसा हो जाता, नेगेटिव। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का। नाउ मांगा क्या था, इन विच डायरेक्शन लैटिट्यूड ऑफ लाइन इज नेगेटिव। अब यहां से तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस डायरेक्शन में लैटिट्यूड एक पर्टिकुलर सर्वे लाइन का नेगेटिव होगा, कहां होगा बेटा, टुवर्ड्स साउथवर्ड होगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टुवर्ड्स साउथवर्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं आपको, वो आपसे पूछ सकता है, इन विच क्वाड्रेंट लैटिट्यूड विल बी पॉजिटिव एंड डिपार्चर विल बी नेगेटिव। तो लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट। तो चार ऑप्शन दे देगा आपको, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उठ भी सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। दैट्स व्हाई मैं यहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी उसके पीछे का बताते चल रहा हूं, ताकि आपको अगर यहां से भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ अगले क्वेश्चन में पूछता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे हैव मोर एक्यूरेसी। ऐसा कौन सा सर्वे है इन चारों में से जिनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है। नाउ एक एक करके देखते हैं। प्लेन टेबल सर्वे, यार प्लेन टेबल सर्वे तो एक्यूरेट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, यहां पे अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड काम होता है। क्यों भाई, किसी को पता नहीं कि वुडन बोर्ड में कितना श्रिंकेज हुआ, कितना एक्सपांशन हुआ, किसी को नहीं पता ये चीज, ठीक है। तो यहां पे एक्यूरेट काम तो हो ही नहीं सकता। अगर एक्यूरेट काम नहीं हो सकता तो ये सर्वे एक्यूरेट होगा ही नहीं। दूसरा आता है क्या, चेन सर्विंग। अगर मैं चेन सर्विंग की बात करता हूं बेटा, तो चेन सर्विंग में भी हमें चेन को पहले करेक्ट करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क। ना इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है बेटा कि चेन को करेक्ट करे बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क। क्यों, क्योंकि सर चेन करेक्शन के लिए टाइम लगता है, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि सर्वे से पहले हम लोग चेन को करेक्ट करें। नाउ अगर आपने चेन को करेक्ट नहीं किया बिफोर स्टार्टिंग दी सर्वे, तो क्या होगा बेटा, गलत चेन से गलत लेंथ मेजर होगा, गलत लेंथ मेजर होगा तो पूरा सर्वे ही आपका इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो अगेन इसको भी हम लोग एक्यूरेट नहीं मानते हैं। नाउ अगला आता है कंपास सर्वे। कंपास सर्वे एज कंपेयर टू चेन सर्वे एंड प्लेन टेबल सर्वेइंग एक्यूरेट है। किसके कंपैरिजन में, प्लेन टेबल और चेन सर्वेइंग के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि यहां पे ये एंगुलर कैलकुलेशंस को भी कंसीडर करता है। दैट्स व्हाई कंपास सर्वेइंग इज मोर एक्यूरेट देन प्लेन टेबल एंड चेन सर्वेइंग। तो बात आती है सर क्या कंपास सर्वेइंग बहुत एक्यूरेट है क्या, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कंपास सर्वे एकदम एक्यूरेट है। क्यों, आपने एक चीज सुनी होगी लोकल अट्रैक्शन का नाम। कहीं पे भी कोई मैग्नेटिक डिवाइस आ गई, कहीं से कोई केबल जा रहा है, कहीं कोई इलेक्ट्रिक पोल आ गया, कहीं पे कोई आयरन स्ट्रक्चर आ गया, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एग्जैक्ट नॉर्थ पोजीशन होता है निडल का, उससे स्लाइटली डिविएट कर जाता है। अब जब उससे डिविएट कर गया तो हमारी रीडिंग्स गलत आना शुरू हो जाती हैं और वहां पे कैलकुलेशन भी गलत हो जाते हैं। इसी वजह से मैं इसको भी ज्यादा एक्यूरेट नहीं कहता हूं। तो कौन सा एक्यूरेट होगा सर, टोटल स्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ सर्विंग। भाई इससे ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट अभी तक बना ही नहीं है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट काउंट होता है टोटल स्टेशन। क्यों, पूरा पूरा EMR वेव पे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे पूरा काम करता है, ठीक है, पूरा पूरा एकदम मैनुअल, यहां कोई है ही नहीं। आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, अब आपने यहां से एक लेजर बीम को डाला, भाई वो गया, रिफ्लेक्टर टकराया, वापस आ गया, डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेजर कर रहा है, हाइट ऑटोमेटिकली मेजर कर रहा है। तो यहां पे सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होते हैं। इसी वजह से यहां पे जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा तो वहां पे गलती होने की संभावनाएं रिड्यूस हो जाती हैं। दैट्स व्हाई टोटल स्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डूइंग दी सर्वेइंग और सर्वे वर्क। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में मांगा था विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे हैव मोर एक्यूरेसी, टोटल स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ना अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बोलता है
इन टोटल स्टेशन ATR मींस नाउ ये क्वेश्चंस ना जो आपको यहां करवा रहा हूं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, AE के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए ये पूरा वीडियो लेके आए हूं ताकि आप 2-3 दिन पहले इसको सिर्फ रिवीजन के फॉर्म में भी लेके जाते हैं ना तो भी आपका पूरा सर्वेइंग क्लियर हो जाएगा और सर्वेइंग में पूरे मार्क्स आप ऑब्टेन करके आएंगे। नाउ ATR का मतलब क्या होता है बेटा? ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? देखो यहां पे ये ऑटोमेटिकली वो पाथ को पूरा का पूरा मेजर करता है जो कि रिफ्लेक्टर तक जाता है, प्रिज्म से टकराता है और वापस आता है हमारे तक, ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंट तक वापस आता है। तो यहां पे करता क्या है बेटा? यहां से लेजर बीम डायरेक्टली जाती है, रिफ्लेक्टर पे टकराती है और वहां से वापस आ जाती है। तो ये पाथ है ना, ये ऑटोमेटिक पूरा मेजर हो रहा है, इसीलिए यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ था नहीं यहां पे, अगर आपने सिर्फ टोटल स्टेशन का बेसिक प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है ना तो भी आपका काम हो जाता कि यहां पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक जो पूरा पाथ मेजर कर रहा है उसकी ही बात कर रहा था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा, बोलता है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। नाउ सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सर ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की जरूरत पड़ती क्या है और कहां पे होते हैं ये। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये हमारा मैग्नेटिक साउथ है। अब होता क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पे कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रही है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की पोजीशन हर जगह पे अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आज के दिन में अगर मैं 12 बजे बात करता हूं तो मैग्नेटिक नॉर्थ यहां होगा, हो सकता है आज 4 बजे या 5 बजे के आसपास मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा सा यहां पहुंच जाए, फिर थोड़ा सा यहां पहुंच जाए, तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। जैसे जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये भी अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहा है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां होता, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां होता और इसकी पोजीशन मुझे निकालनी होती मैग्नेटिक नॉर्थ से, मान लो दिन में 12 बजे निकाली होती तो ये होता हमारा थीटा। अब क्या ये थीटा कांस्टेंट रहता क्या? आज 12 बजे थीटा था, अब थोड़ी देर बाद 4 बजे के आसपास यहां से पहुंच गया तो अब थीटा चेंज हो गया हमारा, फिर थीटा चेंज हो गया हमारा। तो इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक मेरिडियन यानी वो लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ती है इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक मेरिडियन को हम लोग रेफरेंस के लिए यूज ही नहीं करते। तो बोलोगे सर फिर यूज क्या करते हैं हम लोग हमारे रेफरेंस के लिए? तो हम लोग यूज करते हैं ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। ये एक आर्बिट्रेरी मेरिडियन है, हम लोग बोलते हैं एक आर्बिट्रेरी मेरिडियन मानो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, जिसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी, एज इट इज इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, चाहे मैग्नेटिक नॉर्थ कहीं भी चेंज हो जाए और मैग्नेटिक साउथ कहीं भी पहुंच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू मेरिडियन विल रिमेन सेम एज इट इज। तो क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। नाउ बात हो गई सर ट्रू मेरिडियन तो ये हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन ये हो गया, इनके बीच का रिलेशन तो बताओ जरा सा, आओ देखते हैं। मान लीजिए कि ट्रू मेरिडियन हमारा ये है, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, और मैग्नेटिक नॉर्थ जो है आज की डेट में हमारा वो वेस्टवर्ड है। आप ईस्टवर्ड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेस्टवर्ड मान के सॉल्व करता हूं। नाउ ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। नाउ जो हॉरिजॉन्टल एंगल, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो हॉरिजॉन्टल एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन के बीच में बनता है इसे कहते हैं हम लोग क्या? डेक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेक्लिनेशन, ठीक है। नाउ अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां रखा होता, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां रखा होता तो ये वाली बेयरिंग क्या होती है उसकी? ये होती है उसकी ट्रू बेयरिंग, क्योंकि ट्रू मेरिडियन से नापा ना तो ये ट्रू बेयरिंग हो गई, और मैग्नेटिक मेरिडियन से नापा तो क्या हो गई बेटा? ये हो गई इसकी मैग्नेटिक बेयरिंग। नाउ सपोज दैट मुझे मैग्नेटिक बेयरिंग पता है, मुझे डेक्लिनेशन पता है, मुझे ट्रू बेयरिंग फाइंड करनी है, तो कैसे कर सकता हूं? ट्रू बेयरिंग में से तो कैसे कर सकता हूं बेटा? ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए क्या करूंगा? मैग्नेटिक बेयरिंग में से डेक्लिनेशन को माइनस कर दूंगा। तो क्या किया मैंने? मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस डेक्लिनेशन। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के वेस्टवर्ड साइड में होगा यानी इस तरफ होगा तो डेक्लिनेशन हमेशा यहां पे कैसा रहेगा? नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको पेपर में, ठीक है। और ये रिलेशन तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो
एएई के एग्जाम में से छोटे छोटे कैलकुलेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि इस बेयरिंग को इसमें कन्वर्ट करो, उसको इसमें कन्वर्ट करो, लोकल अट्रैक्शन फाइंड करो, ये सब कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, एकदम बेसिक बेसिक, जो आपसे 30-40 सेकंड में बन जाए वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में क्या कहा था, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड, क्या होगा, आपके सामने बना हुआ है क्या, डेक्लिनेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डेक्लिनेशन। नाउ एक और एंगल इंपॉर्टेंट है, एक और एंगल इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्या आपने मैग्नेटिक निडल देखा हुआ है कंपास का, सपोज दैट ये हमारा मैग्नेटिक निडल है, कि जब पूरा बैलेंस होता है मैग्नेटिक निडल तो कुछ इस पोजीशन में, तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। मान लो किसी वजह से, चाहे कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गई हो या इम्परफेक्शन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ निडल आ गया हो, और ये थोड़ा सा ऐसा मूव कर जाए लाइक दिस, ठीक है, तो जो इनके बीच का वर्टिकल एंगल बनाया ना, दिस वन, इसे कहते हैं डिप। So this angle, this vertical angle is known as the dip. Okay? तो यहां से आपको डिप के बारे में भी एक चीज बता दी मैंने, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एएई के एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Now again one of the best question of surveying बोलता है क्लोजिंग एरर इन अ क्लोज ट्रैवर्स इज एडजस्टेड बाय। नाउ क्लोजिंग एरर को एडजस्ट करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। अगर आपको क्लोजिंग एरर को एडजस्ट करना है बेटा, तो कुछ तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास बेटा बॉडिच रूल, या बॉडिच मेथड के नाम से भी आप जानते हैं इसको। दूसरा होता है हमारे पास ट्रांजिट मेथड। तीसरा होता है बेटा हमारे पास ग्राफिकल मेथड, एंड चौथा होता है हमारे पास एक्सिस मेथड। तो ये 4 मेथड है हमारे पास क्लोजिंग एरर को रिमूव करने के या एडजस्ट करने के। तो हमारे लिए अगर सबसे एक्यूरेट बोला जाए तो बॉडिच रूल होता है। बॉडिच रूल सबसे एक्यूरेट होता है इन चारों में। तो यहां पे पूछता क्या है, क्लोजिंग एरर इन अ क्लोज ट्रैवर्स इज एडजस्टेड बाय, किससे होगा, बॉडिच रूल से, क्योंकि बाकी और कोई रूल यहां दिख नहीं रहा जो कि हमारे क्लोजिंग एरर को एडजस्ट करता हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द कंपास सर्वेइंग। क्या बोलता है जरा देखिएगा ध्यान से। बोलता है इफ द फोर बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 0 देन इट्स बैक बेयरिंग इज, बेसिक क्वेश्चन। नाउ देखिएगा जरा ध्यान से, ये मैंने यहां पे क्वाड्रेंट बनाया, ये हमारा नॉर्थ बना। अब बोलता है 0 डिग्री पे है हमारी सर्वे लाइन, तो 0 डिग्री मतलब नॉर्थ से 0, तो यहां कहीं पे हमारी सर्वे लाइन आ गई लाइक दिस इज अवर सर्वे लाइन, और ये इसकी 4 बेयरिंग हो गई कितनी, 4 बेयरिंग इक्वल्स टू व्हाट, 0 डिग्री। नाउ अब इसकी बैक बेयरिंग नापनी, क्योंकि बैक बेयरिंग मांग रहा है वो हमसे, ठीक है, नाप देते हैं। ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, अगेन नॉर्थ हमारा। अब नॉर्थ से इसका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, यही इसकी बैक बेयरिंग होगी, कितना हो जाएगा, दिख रहा है, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये हमारा 270 होता है। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो रहा है, तो बैक बेयरिंग कितनी हो जाएगी इसकी, सिंपल 180 डिग्री, ठीक है। नाउ अगर यहां से समझ में नहीं आता तो आपके पास एक रिलेशन और है, बैक बेयरिंग इक्वल्स टू व्हाट, 4 बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस कब यूज करेंगे बेटा, जब हमारी 4 बेयरिंग 180 से कम की होगी, और माइनस कब यूज करेंगे, जब हमारी 4 बेयरिंग 180 से ज्यादा होगी। नाउ इस केस में 4 बेयरिंग 0 दिया हुआ है, 0 प्लस माइनस 180 डिग्री। नाउ कितना आता है, ये 180 डिग्री डायरेक्टली आ गया। तो अगर आप चाहें तो पूरा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कुछ इस तरह से, यहां से भी समझ में आ रहा था, चाहे तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं। जनरली मैं बच्चों को बोलता हूं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमें सर्विंग सीखने के लिए अच्छे हैं, बट अगर शॉर्ट में क्वेश्चन बनाना है आपको इसको यूज करना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि छोटा तरीका है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 20 सेकंड में तो आंसर ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या बोलता है बेटा, व्हेन द हायर वैल्यूज आर इनसाइड द लूप इट इंडिकेट्स। नाउ ये हम लोगों ने कंटूरिंग के पोर्शन में पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो तो मान लीजिए कुछ ऐसा कंटूर है लाइक दिस, ठीक है, जिससे मान लो बाहर की वैल्यू है कितनी, 200, 180, 160, 140, मतलब अंदर की तरफ क्या होता जा रहा है, आरएल आपका कम होता जा रहा है। कंटूर होता क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ज्वाइन करती है सेम आरएल वाले पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया है, आरएल बने हुए 140, 160, 180, 200। नाउ अगर ऐसा आरएल आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल है, इसका मतलब क्या होगा, ये कुछ ऐसी प्रोफाइल रही होगी लाइक दिस।
सो यहां पे आपका RL ज्यादा होगा। अगर मीन सी लेवल से आप नापते हो, मान लो ये आपका MSL है, तो अगर आपने MSL से नापा तो ये आपका कितना आ जाएगा, RL इक्वल्स टू व्हाट, ये आ जाएगा आपका 200। अब अगर अगले पॉइंट को यहां देखते हो तो इसका कितना आ जाएगा RL इक्वल्स टू व्हाट, 180। नाउ अगर इसको पूरा देखते हो तो ये कैसा दिख रहा है, ये आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है, डिप्रेशन। तो ये किस प्रोफाइल को इंडिकेट करता है, ये डिप्रेशन को इंडिकेट करता है, डिप्रेशन। नाउ सेम चीज अगर मैं आपको एक तरीके से और दिखाऊं, मान लीजिए कुछ ऐसा कंटूर हो हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, ये 200 को शो कर रहा हो, ये 180 को शो कर रहा हो, ये 160 के RL को शो कर रहा हो। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज अंदर से बाहर की तरफ क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं बेटा, घटते जा रही हैं, 200, 180, 160। इसका मतलब क्या है, बीच वाला पोर्शन हायर ऑल्टीट्यूड पे रहा होगा, कुछ ऐसा लाइक दिस, यानी ये RL रहा होगा आपके पास 200, इसके बाद जो अगला पॉइंट आया होगा ये होगा आपका 180, फिर अगला पॉइंट जो आया होगा ये होगा 160। यानी जैसे जैसे बाहर की तरफ मूव करते जाओगे RL की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कौन सी प्रोफाइल को शो करता है, एलिवेशन को, हिल को या माउंटेन को। ठीक है, मैं यहां पे हिल लिखता हूं क्योंकि यही आपके ऑप्शन में गिवन था। देखिए क्या बोलता है, व्हेन द हायर वैल्यूज आर इनसाइड द लूप इट इंडिकेट्स। जब हायर वैल्यू इनसाइड द लूप है तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रहा है हिल, हिल और हिल। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट ये कंटूर की प्रोफाइल आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। और थोड़ा सा एग्जाम में ना थोड़ा सा संयम रख के पेपर देना, ठीक है, थोड़ा सा एकदम काम होके पेपर देना, एकदम कूल होके पेपर देना, नहीं तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोलता है, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम एनी बेंचमार्क टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज नोन एज। नाउ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूं क्या होता है ये। मान लीजिए कोई हमारा यहां पे रेलवे ट्रैक बनने वाला था, थोड़ी देर के समझ के चलो, ये हमारा यहां पे रेलवे ट्रैक बनने वाला था, एक नया प्रोजेक्ट था, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और यहां कहीं पे हमारे पास बेंचमार्क था, टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, जो आपको मानना हो मानो। यहां पे आपके पास एक बेंचमार्क था जिसका RL आपको पहले से दिया हुआ था कि भैया इसका RL कुछ भी हो सकता है, मैंने 100 मीटर मान लिया, जो बचपन से हमें प्रोफेसर बताते हुए आए हैं। नाउ यहां कहीं हमने अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट किया कुछ ऐसा, और सबसे पहली रीडिंग अगर आपको लेवलिंग आती है, सबसे पहले रीडिंग कहां पढ़ते हैं हम लोग, बेंचमार्क पे पढ़ेंगे। सबसे पहले रीडिंग को कहां पढ़ते हैं, बेंचमार्क पे। क्यों, क्योंकि इसका एलिवेशन नोन होता है हमें, और ये रीडिंग मिलती है हमको बैक साइड। नाउ अब हमको आगे की रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, तो क्या करना है, रेलवे ट्रैक को अभी हम लोग फाइनलाइज करने जा रहे हैं, अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने जा रहे हैं। यानी यहां पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, अगर आपने देखा हो जहां पे रेलवे स्टेशन शुरू होता है ना, वहां पे एक बोर्ड लगा होता है कि भैया वडोदरा जंक्शन, फिर नीचे लिखा होता है अबव MSL इतना मीटर लिखा होता है ना। कैसे सेट किया, तो सबसे पहले आपको वो यहां सेट करना पड़ेगा कि भैया यहां पे अगर कोई बोर्ड लग रहा है तो इसकी हाइट कितनी है MSL से, तो वो आप सेट करेंगे बाय टेकिंग दी फोर साइड। ठीक है, बाय टेकिंग दी फोर साइड। तो आपने जैसी फोर साइड ले लिया, आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है क्या, अगर आपको RL निकालना है तो HI माइनस IS या FS होता है, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। और अगर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है और अगर आपको RL पता है तो RL प्लस बैक साइड। नाउ यहां से आपने क्या किया, आपको RL पता था भाई कि 100 मीटर का RL है इस पॉइंट का, इसके ऊपर आपने रखा है क्या, स्टाफ रख के आपको ये रीडिंग मिल गई, तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया, ये पूरी रीडिंग मिल गई। अब जैसे आपको हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मिल गया, आपने यहां पे पढ़ लिया फोर साइड, और जैसे आपने फोर साइड पढ़ लिया, आपको इस पॉइंट का RL मिल गया। इस पॉइंट का RL कैसे, आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाली पर्टिकुलर हाइट को माइनस कर दिया, आपको इस पॉइंट का RL मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता क्या है, the operation of leveling from any benchmark to the starting point of the project, जब सिर्फ बैक साइड और फोर साइड आ रही है, इंटरमीडिएट साइड का कोई रोल ही नहीं है बीच में, तो उस पर्टिकुलर लेवलिंग को हम लोग क्या कहेंगे, तो जब इंटरमीडिएट साइड नहीं आती, सीधा बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड आती जाती है, तो इस टाइप की लेवलिंग को हम लोग कहते हैं फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन था आपका कौन सा, फ्लाई लेवलिंग। डन, बढ़ते हैं आगे। नाउ अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बोलता है इन अ सिंपल कर्व एक्सटर्नल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन। नाउ अगर आपने कर्व कभी देखा हो तो कुछ ऐसा होता है, जरा देखिए ध्यान से, ये कर्व हो गया, यहां से एक टेंजेंट जाएगा लाइक दिस, और यहां से एक टेंजेंट जाएगा लाइक दिस, ये कुछ ऐसा। ठीक है,
और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, एक्सटर्नल डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस, तो देखिए क्या है ये एक्सटर्नल डिस्टेंस, वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, और वर्टेक्स से लेके कहां तक बेटा, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग मिडिल पॉइंट ऑफ द कर्व। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस, कहां कहां बनता है, वर्टेक्स एंड मिडिल पॉइंट ऑफ कर्व के बीच में बनता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है, वर्टेक्स एंड मिडिल पॉइंट ऑफ कर्व। बाकी अगर कर्व की आपको बाकी प्रोफाइल जाननी है कि भाई यहाँ पे फर्स्ट चेनेज पॉइंट क्या होता है, सेकंड चेनेज पॉइंट क्या होती है, लेंथ ऑफ कर्व कितना होता है, एपेक्स डिस्टेंस कितना है, मिड ऑर्डिनेट कितना होता है, तो ये सब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट अभी के लिए जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वो इतना ही था बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है इन अ थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या पैरेलल है एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल से, दूसरा ऑप्शन है क्या लाइन ऑफ कॉलिमेशन पैरेलल है आपके वर्टिकल एक्सिस से, तीसरा ऑप्शन है क्या लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियन एक्सिस है, और चौथा ऑप्शन है बेटा क्या आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। देखते हैं, आइए देखिएगा बेटा, यहां भी आपको लाइन ऑफ साइट दिख रही है ना बेटा, लाइन ऑफ साइट, इसी को हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी कह देते हैं, और ये हमारी ट्रूनियन एक्सिस है, अगर आपको दिख रही हो तो ये हमारी ट्रूनियन एक्सिस है। कोई मुझे बताएगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन और ट्रूनियन एक्सिस के बीच में कितने का एंगल बना, 90 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियन एक्सिस। अगर आपको सिंपल से डायग्राम सिर्फ माइंड में रिकॉल है, सिर्फ माइंड में डायग्राम रिकॉल है तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं आपके पास, ये आपका वर्टिकल एक्सिस होता है, याद रखिएगा ये आपका वर्टिकल एक्सिस होता है। यहाँ पे क्रॉस हेयर्स होते हैं, क्रॉस हेयर जहां पे हमें स्टेडियाज दिखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है पूरे के पूरे टेलीस्कोप का। ठीक है, तो ये कुछ बात होती है हमारे थियोडोलाइट के बारे में। अगर आपने थियोडोलाइट का कंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ा हुआ है तो ये चीजें आपको रिकॉल होंगी बेटा। नाउ एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि भाई टोटल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन ऑफ अ जीपीएस कंसिस्ट, यानी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन ऑफ जीपीएस में टोटल कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं, तो टोटल होते हैं बेटा 24 सैटेलाइट, याद रखिएगा टोटल होते हैं 24 सैटेलाइट्स। ठीक है, नाउ अगर बात करते हैं सर मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट पूछता तो कितना होता, तो मिनिमम अगर आप जाते हैं तो मिनिमम आपको सिर्फ 4 सैटेलाइट टिक करना पड़ता, 4 सैटेलाइट। अब ये 4 सैटेलाइट ही क्यों हुआ सर मिनिमम, क्योंकि 3 हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट बताते हैं, 3 हमारी पोजीशन कोऑर्डिनेट बताएंगे, क्या क्या, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को बताएंगे ये हमारे, और एक हमारा टाइम कोऑर्डिनेट को शो करता है, एक सैटेलाइट हमारा टाइम कोऑर्डिनेट को शो करेगा। ठीक है, तो इस वजह से मिनिमम हमको 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट लगेंगे बेटा। अगेन वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम दी लेवलिंग, क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक चेक्स कैन बी अप्लाइड इन राइज एंड फॉल मेथड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द राइज एंड फॉल मेथड हम लोग दो चीजें देखते हैं, दो टाइप के मेथड होते हैं लेवलिंग के, एक होता है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और एक होता है बेटा हमारा राइज एंड फॉल मेथड। नाउ अगर मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की बात करता हूं तो यहां पे राइज और फॉल नाम की कोई चीज आती ही नहीं है, यहां पे क्या आता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा और आरएल आएगा, और बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड तो रहेगी। तो यहां पे चेक क्या लगता है, यहां चेक लगता है लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड। सिर्फ इतना ही चेक लगता है यहां पे। ठीक है, सिर्फ दो चीजों को लगा दो, अगर दोनों की वैल्यूज बराबर आ जाए इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। बट इन केस ऑफ राइज एंड फॉल ये तो लगेंगे ही लगेंगे, क्या क्या, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल विल बी इक्वल टू व्हाट, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड। नाउ इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए और इंटरमीडिएट साइड को रोल में लाने के लिए एक और एडिशनल चेक मिलता है, क्या, समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। तो यहां इसने हमसे पूछा था कि राइज एंड फॉल मेथड में कौन कौन से अर्थमेटिक चेक हम लोग यूज करते हैं, तो समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां से एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है बेटा कि राइज एंड फॉल मेथड इज बेटर देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, क्यों, व्हाई। ठीक है, नाउ बिकॉज इट प्रोवाइड्स चेक ऑन, 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, क्या क्या, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड एंड बैक साइड। ठीक है,
तो यहां पे राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फोर साइड और बैक साइड पे चेक तो लगाते ही लगाते हैं, बट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इंटरमीडिएट साइड पे कोई चेक लगाया ही नहीं जाता। बट इन केस ऑफ राइज एंड फॉल मेथड इसका भी चेक हम लोग रोल में लेते हैं, समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल करके। तो यहां पे एडिशनल चेक इंटरमीडिएट साइड पे लगाया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि राइज एंड फॉल मेथड बेटर क्यों है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के मुकाबले, क्योंकि इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल चेक ऑन इंटरमीडिएट साइड। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दी लेवलिंग। ठीक है, इजी क्वेश्चन क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना बेटा तो अपने आप क्वेश्चन इजी हो ही जाना है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। यह क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है द फॉलोइंग कॉन्सेक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद अ डंपी लेवल। डंपी लेवल से हम लोग लेवलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे और हमने कुछ रीडिंग्स ली। क्या क्या? 0.635, 1.525, 2.395, 0.605, 0.805 एंड 0.125। ये कुछ रीडिंग ली हमने। ठीक है, आगे क्या बोलता है, द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड एंड फिफ्थ रीडिंग। मतलब तीसरे रीडिंग के बाद और पांचवें रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। द रीडिंग्स 2.395 एंड 0.635 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, यानी अगर आपको मैं दिखाऊं इसको बना के कुछ ऐसा कि यहां पे हमारा बैक साइड हुआ, यहां हमारा इंटरमीडिएट साइड हुआ, यहां हमारा फोर्थ साइड हुआ। यहां रिमार्क लिख लेते हैं, बाकी चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं आरएल वगैरह, क्योंकि वो अभी निकालना नहीं है यहां पे। नाउ अगर एक एक करके रीडिंग को भरते हैं तो सबसे पहले रीडिंग कहां आएगी, बैक साइड में कितनी, 0.635। नाउ इंस्ट्रूमेंट चेंज कहां हुआ है, थर्ड पॉइंट पे, तो ये हमारा फोर्थ साइड में जाएगा कितना, 2.395। क्लियर? और इनके बीच की रीडिंग जो थी 1.525 वो कहां जाएगी, इंटरमीडिएट में जाएगी 1.525। नाउ इंस्ट्रूमेंट जिस पॉइंट पे चेंज होता है अगली रीडिंग कहां जाती है, सेम पॉइंट पे बट कहां, बैक साइड में। तो कितनी जाएगी भाई, 0.605 गई बैक साइड में। नाउ इसके बाद फिर से 0.805 पे इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, चेंज कर दिया है। मतलब ये क्या होगा, अगेन ये आपका फोर साइड हुआ होगा कितना, 0.805 का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर से इसके बाद जस्ट स्टार्ट किया रीडिंग लेना, तो ये कहां चला जाएगा, बैक साइड में अगेन कितना, 0.125। नाउ हमसे क्या पूछता है, हमसे दो रीडिंग के बारे में पूछा गया था। एक रीडिंग के बारे में पूछा गया था 2.395, ये कहां आ रही है, तो ये आ रही है फोर साइड में। और दूसरी कौन सी थी भैया, 0.635, ये कहां आ रही है, बैक साइड में। तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत लगा देगा बैक साइड एंड फोर साइड, तुरंत लगा देगा बैक साइड एंड फोर साइड। और बैक साइड एंड फोर साइड के हिसाब से ऑप्शन सी सही करके आएगा, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों, सीक्वेंस देखिए, पहले 2.395 मांगा है तो 2.395 कहां जाएगा, फोर साइड में, तो पहले आएगा फोर साइड। फिर मांगा है 0.635 कहां है, बैक साइड में, तो फोर साइड एंड बैक साइड कहलाएगा ये, ना कि बैक साइड एंड फोर साइड। ठीक है, तो ये गलत था, थोड़ा सा बस नजरें हटी और दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फोर साइड एंड बैक साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्यों आते हुए गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्यों, हम लोग सोचते हैं यार बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से बन जाएगा, और हम लोग फटाक से बनाने के चक्कर में ये करके आ जाते हैं, और ये तो पाप है करना, ये तो पाप है करना बेटा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। डन। नाउ अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स विल बी एप्लीकेबल फॉर अ चेंज पॉइंट। यार चेंज पॉइंट पे हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कहीं पे भी अगर चेंज पॉइंट आ रहा होगा सीपी, तो वहां पे पहला पॉइंट आएगा या पहली साइड आएगी आपकी फोर साइड, और उसके बाद वाली जस्ट क्या हो जाएगी आपकी बैक साइड। तो फोर साइड एंड बैक साइड दोनों लेते हो आप, इसीलिए यहाँ पे बैक साइड एंड फोर साइड दोनों होंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ यहाँ बताने की जरूरत नहीं कि बैक साइड अलग से क्यों नहीं होगा, फोर साइड अलग से क्यों नहीं होगा, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जब आपने लेवलिंग पढ़ा है तो आपको पता है इंस्ट्रूमेंट को जब भी चेंज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम लोग पहले फोर साइड लेते हैं और फिर सेम पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, बैक साइड लेते हैं, ताकि आगे सर्वे हमारा कनेक्ट रहे। ठीक है, जिनको भी इस टॉपिक में पर्टिकुलर डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर मुझे लेवलिंग समझ में नहीं आता अभी तक, क्या आप लेवलिंग का लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हो क्या। मैं आपको लेवलिंग का भी एक फ्री लेक्चर प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कहां से बेटा, फ्रॉम दी लेवलिंग अगेन। क्या बोलता है,
RL ऑफ अ क्लासरूम फ्लोर इज 30 मीटर। अभी क्वेश्चन समझ में तो आया नहीं है, थोड़ा थोड़ा बनाते चलते हैं। कुछ समझ में आता है कि क्लासरूम पर कोई फ्लोर रहा होगा, जमीन रही होगी, तो जमीन कहाँ होती है? नीचे। तो ये बना देते हैं फ्लोर को। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्लासरूम का फ्लोर हो गया। इसका RL कितना देता है बेटा आपको? 30 मीटर दे रहा है, तो इसका RL कितना हो गया? RL इक्वल्स टू 30 मीटर हो गया। गिवन है हमें, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर बोलता है एंड द स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज 1.4 मीटर। सर ये कैसे होगा? यहां पे आप एक इंस्ट्रूमेंट रखो, ठीक है, आइदर डंपी लेवल या ऑटो लेवल, कुछ भी रख सकते हो आप, और यहां से एक स्टाफ रख के रीडिंग पढ़ लो आप फ्लोर पे। जैसे आपने एक स्टाफ रखा, यहां रीडिंग कितनी आ रही है? बोल रहा है 1.40 मीटर आता है, ठीक है, 1.40 मीटर हो गया सर ये। अभी क्या बोलता है आगे? द स्टाफ रीडिंग व्हेन हेल्ड इन्वर्टेड with the bottom touching the T beam. Now T beam कहां होगा? अगर फ्लोर नीचे है तो बीम कहां होगा? ऊपर। तो यहां कहीं हम बोलते हैं, भैया यहां पे हमारा T beam रहा होगा, T beam। और T beam से स्टाफ को उल्टा पकड़ा, यानी जो स्टाफ का 0 होगा वो यहां कहीं पे होगा 0, और यहां रीडिंग बढ़ते हुए आ रही होगी, बढ़ते हुए आते आते यहां पे हमको एक रीडिंग मिली होगी। इंस्ट्रूमेंट से देखा हमने, यहां एक रीडिंग मिली होगी। कितनी रीडिंग मिली है? बोलता है द स्टाफ रीडिंग व्हेन हेल्ड इन्वर्टेड विद द बॉटम टचिंग द टी बीम ऑफ द रूफ इज 3.67 मीटर। यानी यहां पे 3.67 मीटर मिल रहा है बेटा, ठीक है। अब क्या बोलता है? द हाइट ऑफ द बीम अबव द फ्लोर इज। हाइट पूछता है बीम की अबव द फ्लोर। क्या करना है? RL यहां का 30 मीटर है, यहां का RL 30 मीटर था, तो हमें क्या निकालना है? टी बीम की हाइट निकालनी है। यहां का RL 30 मीटर था, हमें क्या निकालना है? टी बीम की हाइट निकालनी है। क्या कर दें? हाइट ऑफ टी बीम कितना कर दें बेटा? 30 मीटर तो यहां तक हो गया, प्लस 1.40 प्लस कितना? 3.67, क्योंकि ये पूरी हाइट 3.67 रही होगी, ठीक है। और ऐसा कर दीजिएगा, और ऐसा करने के बाद ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा यहां पे, और ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हुई सर ये? क्यों गलत हुई सर ये आपने किया तो गलत क्यों हुआ सर ये? देखिए उसने आपसे मांगा है हाइट ऑफ द बीम अबव द फ्लोर इज, कि भैया बीम की हाइट फ्लोर से कितनी है। उसने ये नहीं कहा RL ऑफ द टी बीम, ये नहीं कहता बेटा, वो RL ऑफ द टी बीम नहीं मांगा गया है। तो आप RL के ऐड करते हुए नहीं ले जा सकते। क्यों? RL क्या होता है? मीन सी लेवल से हाइट होती है। उसने आपसे ये थोड़ी ना बोला है कि RL ऑफ टी बीम बोलो। अगर RL ऑफ टी बीम मांगा होता तो 30 प्लस 1.40 प्लस 3.67 कर देते, आंसर आ जाता। बट ये नहीं करना है, क्योंकि उसने हमसे हाइट ऑफ दी टी बीम मांगी, और हाइट कितनी हो जाएगी? सिर्फ इतनी होगी हाइट, सिर्फ इतनी होगी। और इतनी हाइट कितनी होती है? 1.40 प्लस 3.67 ऐड कर दीजिएगा। तो ये ना होके हाइट ऑफ टी बीम क्या आएगी? हाइट ऑफ टी बीम क्या आएगी बेटा? 1.40 प्लस 3.67 जोड़ लीजिएगा कितना आता है भाई? 7 तो ये हो गया, 6 4 10, 0 3 4 और 1 5, 5.07 मीटर आता है हाइट ऑफ द टी बीम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम या फ्लोर ऑफ द क्लासरूम से। तो कितना हो गया? 5.07 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में RL मांगा होता टी बीम का तो पहला वाला तरीका सही होता है, ये वाला, ठीक है। आज RL नहीं मांग के हाइट मांगा है सिर्फ टी बीम की, तो सेकंड वाला अप्रोच सही है। तो यहां पे बेसिक गलती छोटी सी हो सकती थी आपसे, ठीक है ना। यहां पे जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे फ्रॉम सर्वेइंग, कौन से एग्जाम के लिए, जो आपका 22 मई को है एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का, वो मैंने आपको करवाया, सारे अप्रोच भी सिखाए। इसके बाद भी कोई डाउट है आपको, आप सबको फ्री कंटेंट भी मैं दे चुका हूं। जिनको नहीं मिला है उनके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सिंपल से फॉर्म भरें, आपको फ्री कंटेंट मिलेगा अप टू 22 मई तक, ताकि आपका पेपर क्लियर हो। मेरा उद्देश्य आपका पेपर क्लियर करवाना है यहां पे, ठीक है। नाउ अगर आप चाहते हैं हमारे नए बैचेस को ज्वाइन करना, किसके लिए? जो असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 की वैकेंसी आई है आपकी, क्लास 2 की जो वैकेंसी आई है और क्लास 1 की भी जो वैकेंसी आई है आपकी,
अगस्त और नवंबर वाले के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस बारकोड को स्कैन करना है, एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उसे फिल करिए और आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलरली सर्वेइंग का फ्री कंटेंट चाहिए, आप इस बारकोड को स्कैन करें, वहां पे भी एक पूरा फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करें और वहां से हम आपको सर्वेइंग का फ्री कंटेंट दे देंगे, ठीक है, अप टू 22 मई तक सिर्फ, ताकि आप सबका पेपर क्लियर हो जाए। बैचेस ज्वाइन करने तो आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे 2 बैचेस लॉन्च होने वाले हैं, एक अगस्त के लिए और एक हमारा नवंबर के लिए। ओके, नाउ अगर आप में से कुछ सीरियस कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीरियसली एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए, साथ में असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए, और आपको चाहिए कि सर प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, कैसे वीडियो सॉल्यूशंस, वो भी हमें चाहिए, तो कुछ मत करिए, सीधा इस बारकोड को स्कैन करिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको सारे के सारे जीपीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे इन डिटेल में, ठीक है। आप आराम से एक्सेस करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। ओके, नाउ अपडेट चाहिए कि सर फॉर्म कब आ रहा है, ठीक है, हमें कब से फॉर्म फिलिंग करनी है, ठीक है, कौन से एग्जाम नए आए हैं, कौन से आने वाले हैं कैलेंडर में अपडेट होके, कब रिजल्ट आ रहा है, ये सब आपको पता करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, यहां पे इस बारकोड को स्कैन करके बेटा, ठीक है। आप लोगों को अगर हमारी बुक्स चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी थ्योरी बुक्स आती है, साथ में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी आता है, जिसका आपको बहुत जल्दी एक और वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डील करने वाला हूं थ्योरेटिकल बुक के साथ, हमारी जो बुक्स हैं वो कैसी दिखती हैं, उसमें क्या क्या है, वो भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर आपको उन बुक्स का सैंपल कॉपी डाउनलोड करना है सबको, तो वो आप लोग इस बारकोड को स्कैन करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, आप यहां से उनको डाउनलोड करिए, आराम से पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि बुक्स कैसी हैं, बुक में अलग क्या दिया हुआ है, जो भी अलग दिया हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नाउ दिस इज अवर ऑफिशियल एड्रेस, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द न्यू बैचेस, अपकमिंग बैचेस, ठीक है, जो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें एडमिट होने के लिए, जो टेस्ट सीरीज है हमारी, जो हमारा बुक है, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, उन सबको परचेस करने के लिए आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर ये वीडियो को पसंद आया हो तो क्या करना है बेटा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना है और बेल बटन को जरूर हिट करना है बेटा। क्यों? क्योंकि जो भी नए वीडियोस आने वाले हैं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उन वीडियो को एक्सेस कर पाएं। और 22 मई तक तो हमारे काफी वीडियो आने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।